So are you ready to perform? वेलकम बैक टू मून वॉकर। आई एम गगनप्रीत कौर और आज हम करने जा रहे हैं पेपर 2 की A to B यूनिट यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो कि हमारा इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी के अंडर आता है। अब ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें हम युगेंद्र सिंह और उनके दिए हुए पैराडाइम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया है इंडियन सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए। और इसमें से 2 या 3 टाइप के ही सवाल आ रहे हैं। यूपीएससी 3 टाइप के सवाल पूछ रही है, पर अगर वो क्वेश्चन 20 मार्कर आ रहा है या 10 मार्कर भी आ रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड मार्क्स। आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बट आप आंसर ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं कि आप अच्छे मार्क्स ले पाएँ, या फिर आप उसको उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में नहीं लिख पा रहे हैं। तो वो सब प्रॉब्लम्स आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में एड्रेस होंगी। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो इसकी शुरू करने से पहले अगेन हम वेटेज देख लेते हैं। इस यूनिट की वेटेज क्या है, पिछले कुछ सालों में कितने मार्क्स के सवाल इसमें से आते रहे हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, जिसके अंडर 4 चैप्टर्स आते हैं इस यूनिट के अंडर। 2023 में 10 नंबर का सवाल इसमें से आया था। 22 में बहुत ज़्यादा वेटेज पड़ी है इसको, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स इज़ वेरी वेरी हाई फ्रॉम वन सिंगल चैप्टर और फ्रॉम वन सिंगल यूनिट, ठीक है। फिर 20 का आया है, 30 का आया है, 2019 में नहीं आया। तो ओवरऑल अगर हम पिछले 5 सालों की एवरेज निकालें तो 5% पेपर जो आपका है, 400 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से 250 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो आउट ऑफ 400 5% जो पेपर बना रहे चेकर, वो इस यूनिट में से बना रहा है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत डिफ़िकल्ट बना के लोग पढ़ाते हैं फैकल्टी, बट आज हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले इस पूरी टर्म का मतलब समझते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, ट्रेडिशन का मतलब क्या है, मॉडर्निटी क्या होती है। तो पहली बात तो ये कि जब भी कोई ऐसी टर्म आती है, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, जब आइजेशन लगता है पीछे किसी भी वर्ड के पीछे, तो दे आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया की बात हो रही है, ठीक है। जब IT लगता है, मॉडर्निटी, तब वी आर टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, अ काइंड ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। ये क्लियर आपको? तो यहाँ पे हम जब मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्निटी। इंडिया का जो ट्रेडिशन था, इंडिया के जो हमारी सोसाइटी थी, वो किस तरह से मॉडर्न हुई, किस प्रोसेस से, किस तरीके से मॉडर्न हुई भी है कि नहीं, उसमें ट्रेडिशन का क्या रोल था, ट्रेडिशन ने कैसे मॉडर्निटी को टक्कर दी, और उसमें क्लैशेस क्या हुए, क्या पूरा का पूरा इतना विशाल भारत पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो चुका है, या वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। यही सब चीज़ों के आसपास, इन्हीं सब सवालों के आसपास यूपीएससी आपका सवाल पूछ रही है, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन जब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्निटी, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मॉडर्निटी। व्हाट डू यू थिंक, आपकी भाषा में अगर आप थोड़ा सा टाइम लें इस चीज़ को समझने के लिए, यूर एन एडल्ट, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, व्हाट डू यू, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, मॉडर्न है, वो बहुत मॉडर्न है, वो बहुत अच्छे ख्यालों की है। मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? देखो, मॉडर्निटी व्हेन वी टॉक अबाउट, आम भाषा में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो ना जीन्स टॉप पहनती है, वो बहुत मॉडर्न है। तो वी टॉक अबाउट, वी जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथिंग, अटायर, क्या पहना हुआ है, जीन्स टॉप पहनी है, वेस्टर्न क्लोथ्स पहने हैं, बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न लग रही है, मुझे मॉडर्न लड़के से शादी करनी है, ठीक है। या फिर लैंग्वेज,
लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि यार वो बहुत फराटेदार इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, बहुत मॉडर्न है, ठीक है, तो इंग्लिश को या जीन्स टॉप पहनने को हम मॉडर्न बोल देते हैं, ठीक है। या फिर आप कुजीन ले लीजिए, आप खाते क्या हैं, अगर आप कहते हैं मैं मैक्सिकन खाता हूँ, मैं इटालियन खाता हूँ, है ना, आई लाइक दिस काइंड ऑफ फूड, इंडियन फूड नहीं, तो उसको भी आप मॉडर्निटी की कैटेगरी में डाल देते हैं। इटालियन, यूरोपियन फूड, मेडिटरेनियन फूड पसंद है मेरे को, सी फूड पसंद है, जापानीज फूड पसंद है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको हम आम भाषा में गलत समझ लेते हैं। दिस इज़ नॉट मॉडर्निटी, दिस इज़ जस्ट वेस्टर्नाइजेशन। ये सारे पश्चिम देशों के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप जीन्स टॉप पहनते हैं, दैट इज़ जस्ट यू आर जस्ट कॉपिंग व्हाट पीपल ऑफ अदर कल्चर्स वर वेयरिंग। वेस्टर्नाइजेशन मतलब वेस्ट के कंट्रीज, वेस्ट में हम नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का कल्चर को हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, बिकॉज दैट लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट ऑफ इंडिया क्या लाई करता है, जापान है, या साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस है। चाइना को हम ईस्ट एशियन बोलते हैं। तो जो वेस्ट में कंट्रीज हैं, दैट इज यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, वो वेस्टर्न कल्चर है। तो ये उनके कल्चर की वैल्यूज हैं। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट मॉडर्निटी। मॉडर्निटी की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी से मॉडर्न है, कोई मॉडर्न है या मॉडर्निटी है, वी आर टॉकिंग अबाउट उनकी सोच, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज देयर थिंकिंग, व्हाट इज देयर वैल्यू सिस्टम। अगर मेरा वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम मतलब क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ऊंच नीच में बिलीव नहीं करता, मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता, ठीक है, मैं औरतों के हक के लिए लड़ता हूँ। ये सब चीज़ें आपकी थिंकिंग है, दीज आर द वैल्यू सिस्टम यू कैरी। ये आपकी सोच है, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ मॉडर्न पर्सन। तो मॉडर्निटी की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इट इज़ वैल्यू लेडन। वैल्यू लेडन मतलब कि इट क्लियरली सेज व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ डिज़ायर्ड एंड व्हाट इज़ नॉट डिज़ायर्ड, क्या अच्छा है क्या बुरा है। झूठ बोलना बुरी बात है, ऑनेस्ट होना अच्छी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, वायलेंट होना गलत बात है, ऊंच नीच की भावना रखना गलत बात है, अपर कास्ट लोअर कास्ट में भेदभाव करना गलत बात है। दीज वैल्यूज़, इसमें जब आप लिबरल वैल्यूज़ लेके आते हैं, जब आप प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ लेके आते हैं, दैट इज़ व्हेन समबडी कॉल्स यू मॉडर्न ख्यालों का लड़का है। ये बहुत ही इंक्लूसिव ख्यालों का लड़का है। तो व्हेन योर थिंकिंग इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब कि आप में ग्रुप थिंकिंग नहीं है, कि यू डोंट से कि दिस ग्रुप इज बेटर, दिस सोशल ग्रुप इज बेटर देन दिस, अपर कास्ट आर बेटर देन लोअर कास्ट, SC/STs आर पोल्यूटेड, ठीक है। जब आप इंक्लूसिव बात करते हैं, आप समाज के हर सेक्शन के उद्धार की बात करते हैं। यू टॉक अबाउट विमेन राइट्स, यू टॉक अबाउट ट्राइबल राइट्स, यू टॉक अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट राइट्स, यू टॉक अबाउट चिल्ड्रंस राइट्स, यू टॉक अबाउट फिजिकली डिसेबल्ड राइट्स, यू टॉक अबाउट मेंटली डिसेबल्ड राइट्स, ठीक है। तो इंक्लूसिव जब आपकी थिंकिंग है, जब आपकी थिंकिंग यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है मतलब क्या है? आप कल को IAS बनते हैं, यूर अ ब्यूरोक्रेट, आपके सामने कोई इंसान आता है, आपको रिश्वत देता है, बोलता है मैं आप ही के गांव से हूँ, या आप भी अग्रवाल हैं, हम भी अग्रवाल हैं। जब आप इन विलेज कम्युनिटी या कास्ट कम्युनिटी, जो आपकी बिलोंगिंग्स है, या वो मेरी फैमिली का है, वो मेरे चाचा का लड़का है, इन सब कम्युनिटी से, इन सब जो आपके रिलेशंस हैं, इनसे ऊपर उठ के एक यूनिवर्सल लेवल पे सब लोगों को एक ही तरह ट्रीट करते हैं। दोज आर कॉल्ड यूनिवर्सल वैल्यूज। दे आर ऑपोजिट टू पैरोकियल वैल्यूज, द नैरो माइंडेड वैल्यूज, कि भाई मेरे गांव का है या मेरी बिरादरी का है तो मैं उसको फेवर करूंगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। When you become a bureaucrat, you have to carry universal values. You have to be upright. You have to be objective in your decision making. Those are called modern values. तो modernity की ये definition है। तो it has nothing to do with what you wear.
आप धोती कुर्ता पहन के भी अपनी सोच ऊपर रख सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में, सिख धर्म में ये एक लाइन है कि मानस की जात सबे एके पहचान बो, कि जात पात में आप बिलीव ना करें, आप इंसानियत की एक जात में बिलीव करें। पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो एक ही जात की है, एक ही कास्ट की है, एंड दैट इज़ इंसानियत। तो जब आप इंसानियत में, जब आपके ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ हैं, देन यू आर मॉडर्न। जब आप अपनी पैरोकियल एफिलिएशन से ऊपर उठ के हैं, देन यू आर मॉडर्न। एक और फैक्टर इसमें यह आता है कि जब आपकी आइडेंटिटी, इंडिया में आपकी आइडेंटिटी काफ़ी चीज़ों से डिफाइन होती है, वेदर आई एम अ मेल और अ फीमेल, वेदर आई बिलोंग टू क्षत्रिय और बनिया और ब्राह्मण वर्ण, वेदर उसमें भी अगर मैं अग्रवाल हूँ या मैं रेड्डी हूँ या मैं गिल हूँ, ठीक है, उसके अंदर भी मैं कौन से गांव से हूँ, उसके अंदर भी मैं कौन से गोत्र है मेरा। तो दीज आर योर आइडेंटिटीज। बट डू यू थिंक दैट दीज आइडेंटिटीज आर अचीव्ड बाय यू और दे वर गिवन टू यू बाय बर्थ? मैं मेल फीमेल हूँ, मेरी ये कास्ट है, मैं पंजाब में पैदा हुई, दीज आर गिवन टू मी बाय माई बर्थ। तो जब जिस समाज में आपकी आइडेंटिटी आपके बाय बर्थ दी गई चीज़ों से डिफाइन होती है, दैट इज़ अ नैरो माइंडेड, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल आइडेंटिटी। मॉडर्न आइडेंटिटी वो होती है जब आपने बड़े होके अपनी मेहनत से जो अचीव किया, जो अटेन किया समाज में, अपनी इज्जत खुद कमाई, अगर आपकी आइडेंटिटी उन चीज़ों से डिफाइन होती है, देन यू कॉल दैट सोसाइटी एज मॉडर्न। मैंने पढ़ाई करी, मैंने पढ़ लिख के IIT JEE क्रैक किया, मैं IIT में एडमिशन ली, उसके बाद मैंने प्लेसमेंट ली, IIM से MBA करी, या फिर मैंने ऊबर में प्लेसमेंट ली, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट ली। दीज आर योर अचीव्ड, ये आपकी मेरिटोक्रेटिक अचीवमेंट्स हैं, ये आपने अपनी मेहनत से समाज में जद्दोजहद करके स्ट्रगल करके आपने कमाई है। तो ये होती है मॉडर्न सोसाइटी, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी आपकी अचीवमेंट से डिफाइन होती है। जैसे आज की तारीख में बोला जाता है सेल्फ मेड बिलियनियर्स कौन है, एक रैंकिंग फोर्ब्स निकालते हैं कि हु आर द सेल्फ मेड बिलियनियर्स। ऐसे तो आपको सऊदी अरेबिया में बहुत मिल जाएंगे, बट दोज आर नॉट सेल्फ मेड, वो हेरिडिटरी हैं, उनको रियासत में मिली है अमीरी। तो सेल्फ मेड बिलियनियर का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जिसने खुद अपने बलबूते पे जो बिलियनियर बना है, अपनी अचीवमेंट से वो बिलियनियर बना है, दोज आर कॉल्ड सेल्फ मेड बिलियनियर। एंड दैट सोसाइटी इज कॉल्ड, जहाँ पे उसकी आइडेंटिटी उसकी अचीवमेंट के साथ डिफाइन हो रही है, रादर देन द थिंग्स गिवन टू हिम बाय बर्थ, द आइडेंटिटी इज गिवन टू हिम बाय बर्थ, उसकी जगह अचीवमेंट से डिफाइन हो रही है, दैट सोसाइटी इज कॉल्ड मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्निटी का आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक और चीज इसमें आती है कि इंडिविजुअल राइट्स की बात करी जाती है, ओवर एंड अबव ग्रुप राइट्स। क्या मतलब है इसका? पहले जमाने में सती प्रथा थी, अब सती प्रथा अगर चलती आ रही है, कल को मेरे को बोला जाए कि भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब आपको सती होना पड़ेगा, आए से कि मेरे को नहीं होना है, प्रथा चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, आई डोंट केयर, मेरे को जिंदा रहना है, दैट इज माई इंडिविजुअल राइट। अगर आपका समाज ऐसा है जो कहता है कि नहीं, समाज में जो चलता आ रहा है, ग्रुप में जो चलता आ रहा है, हमारी कम्युनिटी में जो चलता आ रहा है वही चलेगा, आपकी एज एन इंडिविजुअल क्या सोच है सही गलत बोलने की, वो नहीं चलेगी, दैट इज नॉट अ मॉडर्न सोसाइटी। जहाँ पे कुछ मिनिमम लेवल के इंडिविजुअल राइट्स हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी is a fundamental right. I as an individual have this minimum right to life and personal dignity. इज्जत से जीने का अधिकार है मुझे। Abolition of untouchability, जहाँ पे अगर समाज में एक प्रथा है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की, मैं एज अ दलित अगर मैं नहीं मानती हूँ इन सब चीज़ों को,
मैं बोलती हूँ मैं कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करती, बट लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो आपसे दूर रहेंगे, आप हमारे गांव से दूर आउटस्कर्ट्स में आपको घर देंगे, आप हमारा कुआं नहीं यूज़ कर सकती। तो इंडिविजुअल राइट्स जहाँ पे, जिस सोसाइटी में कुछ मिनिमम इंडिविजुअल राइट्स दिए गए हैं, जहाँ पे वो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स दिए गए हैं कि एक इंसान होने के नाते यू हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी, यू हैव द राइट टू स्पीक अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपके पास राइट्स हैं, विमेन होने के राइट्स हैं, यू हैव राइट्स अगेंस्ट रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट, बिना किसी वारंट के, बिना किसी सबूत के आप मेरे को ऐसे अरेस्ट करके जेल में सड़ा नहीं सकते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर इन अ वे रिप्रेजेंट अ मॉडर्न सोसाइटी कि जहाँ पे इंडिविजुअल को मिनिमम राइट्स दिए गए हैं ओवर एंड अबव जो हमारे ग्रुप्स में ट्रेडिशंस हैं, ओवर एंड अबव जो हमारे समाज में प्रथाएं चलती आ रही है सदियों से। दीज आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है, तो मॉडर्निटी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया है एंड यू हैव अंडरस्टूड कि ये वेस्टर्नाइजेशन से अलग है। अभी आगे हम बढ़ेंगे कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोशल चेंज एंड वेस्टर्नाइजेशन। अभी आपको मॉडर्निटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो मॉडर्निटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मॉडर्न। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जब हम बोल रहे हैं तो भारतीय ट्रेडिशन जो था वो धीरे धीरे मॉडर्निटी की तरफ कैसे बढ़ा, उसने कैसे ऐसी यूनिवर्सल इंक्लूसिव ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट बेस्ड आइडेंटिटी, इंडिविजुअल राइट्स जैसी चीज़ों को अपनाया और आगे बढ़ा, प्रोग्रेशन हुई इसकी। तो इस प्रोसेस को हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब जब हम बोल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो इसमें एक छुपी हुई बात है, इसमें एक हिंट है कि भाई ट्रेडिशन जो है वो मॉडर्न नहीं होता। इंडियन ट्रेडिशन मॉडर्न नहीं है, इसलिए उसको मॉडर्नाइज करने की प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं। तो डज दैट मीन कि मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन आर ऑपोजिट? आर दे एंटीथेटिकल टू ईच अदर? आई से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो क्या ट्रेडिशन मॉडर्न नहीं होता है क्या? क्या ट्रेडिशन में यूनिवर्सल वैल्यूज़ नहीं हो सकती क्या? क्या ट्रेडिशन में ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ नहीं हो सकती, इंसानियत की बात नहीं की जा सकती क्या? क्या ट्रेडिशन में इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं करी गई है क्या? इंडियन ट्रेडिशन में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां आपको दिखेगा कि हज़ारों साल पहले भी इंडियन ट्रेडिशन वॉज वेरी मॉडर्न। वैदिक टाइम्स में औरतों के कितने राइट्स थे? Women have held a very high status in society. There were scholars who used to do philosophical debates. देवियों की पूजा होती थी, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग, दे हैव द राइट टू चूज देयर पार्टनर। मैरिज अरेंज मैरिज नहीं होती थी, वो अपने हिसाब से अपना पार्टनर चूज करती थी, अपना हस्बैंड। तो ये सब मॉडर्न वैल्यूज ही तो हैं। आज की तारीख में कहाँ ये सब देखने को मिलता है? सती प्रथा या पर्दा सिस्टम बहुत बाद में आया है वैदिक सिस्टम पे, बट वैदिक टाइम में भी हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्न थी। तो इंडियन ट्रेडिशन वाज, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ट्रेडिशनल था, इसमें भी बहुत सारी आपको मॉडर्न वैल्यूज देखने को मिलती हैं। हाँ, कास्टिज्म इज अ बैड थिंग, हायरार्की है, ऊंच नीच है, दीज आर नॉट मॉडर्न वैल्यूज। रिलीजन में पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ कुछ चीज़ें आपको मॉडर्न मिलती हैं इंडियन ट्रेडिशन में। तो ट्रेडिशन एंड मॉडर्न यू कैन नॉट से दैट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, कि उन दोनों में क्लैश है, कुछ हद तक है बट कुछ हद तक नहीं भी है। दिस इज नॉट ब्लैक एंड वाइट। तो इस बारे में एक थिंकर थे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं पेपर 1 के, बट उन्होंने यहाँ पे भी बात करी है इंडियन ट्रेडिशन के बारे में कि भाई इंडियन ट्रेडिशन जो है ना वो इतना कोई मॉडर्न नहीं है, इट्स वेरी ट्रेडिशनल। इसमें इंडियन ट्रेडिशन जो है वो स्पिरिचुअल है। क्यों नहीं मॉडर्न? क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन इज स्पिरिचुअल और जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं, दे आर मटीरियलिस्टिक, इसलिए वो मॉडर्न है और हम ट्रेडिशनल हैं। हम पुराने विचारों के हैं, वो नए विचारों के हैं। पर इसके
आर्गुमेंट जो थे वो उस पर आप डिसएग्री बहुत आराम से कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये है, अब देखो इन्होंने कहा कि इंडियन ट्रेडिशन जो है दैट इज स्पिरिचुअल, इसलिए वो मॉडर्न नहीं है। एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन जो है दैट इज मॉडर्न बिकॉज इट इज मटीरियलिस्टिक। जो हमने अभी मॉडर्निटी की डेफिनेशन देखी, क्या उसमें मैंने कहीं भी कहा कि मटीरियलिज्म इज वन इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ मॉडर्निटी? अगर मटीरियलिस्टिक हूं मैं, मुझे गाड़ी खरीदने का शौक है, मुझे एसेट, मटीरियलिस्टिक मतलब आपको चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है रादर देन वैल्यूज़। वेस्टर्न कल्चर मटीरियलिस्टिक है बिकॉज वहाँ पे अचीवमेंट मतलब एक ही मतलब होता है, आपका नेटवर्थ कितना है, आपके पास कितना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। इसी से कोई इंसान आपसे सबसे पहले मिलता है तो यही पूछता है कौन सी कार चलाते हो, कौन सा घर है, कितना बड़ा घर है, कितने $1 million का घर है। दैट इज़ वॉट डिफाइंस योर स्टेटस, योर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी इन वेस्टर्न कल्चर। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में विचारों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंडिया इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब होता है, जैसे हिंदुइज्म में हम बिलीव करते हैं मोक्ष में। मोक्ष का मतलब ये होता है कि जैसे कृष्ण ने कहा था कि कर्म करें फल की इच्छा ना करें। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ इज अ साइनोसॉइडल कर्व, कभी आपके हाईज चलेंगे, कभी आपके लोज चलेंगे, बट जितनी एकाग्रता, जितना धैर्य आपके हाईज में है, क्या उतना ही धैर्य आपके लोज में होता है? आपको अच्छी नौकरी लगी, आपकी प्रमोशन हुई, आप खुश रहते हो, अलग खुश रहते हो, आपको लगता है कि दुख आना ही नहीं है। दुख आएगा अल्टीमेटली। आपके घर में किसी की डेथ हुई, आपके कोई हेल्थ इश्यूज हो गए, आपके लाखों रुपए बर्बाद हो गए, कहीं चोरी हो गए, लोज आ गए। मोक्ष वो होता है कि जब आपने अपने लाइफ के हाईज और लोज को एक ही तरीके से हैंडल करना सीख लिया, एक ही फीलिंग से, एक ही इमोशन से हैंडल करना सीख लिया, दैट इज द स्टेट ऑफ मोक्ष प्राप्ति। तो वोंट यू से दैट दैट इज अ मॉडर्न वैल्यू? वुड नॉट यू से दैट दैट इज अ गुड थिंग? आजकल वेस्ट में भी जो काउंसलर्स हैं, जो 2-2 हज़ार रुपये पर आवर ले रहे हैं आपको काउंसलिंग करने के, दे ऑल्सो टेल यू दैट देयर शुड बी सर्टेन लेवल ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम योर वर्ल्डली अफेयर्स। एक तरह से डिटैचमेंट होनी चाहिए अपनी फैमिली से या दुनियादारी से। दुनिया में आपका स्टेटस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, बट आपका माइंड विचलित नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी go into depression when the lows are there or get highly egotistical when you are achieving success in your life. So this I would say is a modern value. Materialism is not a modern value. ठीक है, ये मैक्स वेबर बोल गए। अब हम आगे चलते हैं कि एक थिंकर आए, युगेंद्र सिंह। युगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के बारे में क्या बोला है, उनकी डिटेल, उन्होंने एक पैराडाइम दिया था, एक बहुत बड़ी स्कीम, एक डायग्राम सा दिया था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं कि उन्होंने बात क्या करी है। वो डायग्राम उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन के मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए ही बनाया था। तो हम पहले समझ लेते हैं कि उन्होंने बोला क्या। पैराडाइम जो स्कीम बनाई वो बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन हुई है दैट हैज़ टेकन प्लेस एट अ रैपिड स्पीड ओनली विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आने से पहले भी इंडियन सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन हुई, बट वो बहुत स्लो पेस पे थी। मुगल्स आए, कुछ तरह की टेक्नोलॉजी ले के आए, इस्लामाइजेशन हुई, इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे एकदम से रुक चुकी थी। वो कह रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए तब इतनी ज़बरदस्त तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुई है जो कि इंडियन सोसाइटी ने कभी विटनेस नहीं करी थी। ये बोल रहे हैं योगेंद्र सिंह दैट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया टुक अ रैपिड स्पीड विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। दूसरी बात ये बोलते हैं कि
डू नॉट अटैच मॉडर्नाइजेशन विद एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। यहाँ पे मैक्स वेबर ने क्या बोला था कि मॉडर्नाइजेशन इज एसोसिएटेड विद मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, या इट इज नॉट एसोसिएटेड, इट इज एंटीथेटिकल टू स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल्सो एन आइडियोलॉजी। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि डू नॉट अटैच मॉडर्निटी with any one ideology, with any one culture. Modernity is present across cultures, across nations, across regions. आपको सिर्फ वेस्ट में ही मॉडर्निटी नहीं दिखती है, आपको ईस्ट में भी दिखेगी, आपको हमारी हिस्ट्री में भी दिखेगी, आपको अफ्रीकन कल्चर्स में भी मॉडर्निटी दिख जाएगी, आपको रशिया में भी मॉडर्निटी दिख जाएगी। तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द वेस्ट, ऑफ द अमेरिकन्स एंड द यूरोपियंस। बाकी दुनिया में भी मॉडर्निटी हुई है। तो डू नॉट अटैच मॉडर्निटी विद एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि मॉडर्निटी जो है इंडिया में, देयर हैज बीन अ क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। वेस्ट में जब मॉडर्नाइजेशन हुई थी, वेस्ट में सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं लूँ, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़बरदस्त मॉडर्निटी हुई थी। देखो, मॉडर्निटी इज़ अबाउट वैल्यूज़, आपकी सोच, एज वेल एज द एफिशिएंसी यू ब्रिंग इन प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। अगर आप किसी चीज़ को बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं, पहले आप कबूतर से चिट्ठी भेजते थे, आज आप ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, 1 सेकेंड में पहुंच जाता है। तो कम्युनिकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड, इट्स एफिशिएंसी हैज़ इम्प्रूव्ड, टाइम हैज़ रिड्यूस्ड। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्निटी हुई है, प्रोग्रेस हुई है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मॉडर्नाइजेशन। उनकी सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई बिकॉज दे फाउंड बेटर वेज ऑफ प्रोडक्शन। पहले वो सिर्फ अपने लिए सब्सिडाइज प्रोडक्शन करते थे, मार्केट के लिए नहीं करते थे। जब इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने मशीनों की इन्वेंशन हो गई, दे कुड प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ डे। तभी उनको उस एक्स्ट्रा तादाद में जो प्रोडक्शन हुई उसकी बेचने के लिए उनको मार्केट ढूंढने पड़े दुनिया भर में। एंड दैट इज़ वाई दे केम टू इंडिया टू फाइंड अ मार्केट फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विच वर प्रोड्यूस्ड थ्रू द मशीन्स इन्वेंटेड इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो योगेंद्र सिंह कहते हैं कि वेस्ट में, ब्रिटेन में, यूरोप में मॉडर्नाइजेशन जो थी, इट वाज अ वन वे प्रोसेस। मॉडर्न चीज़ें आई, मॉडर्न तकनीकें आई, वैल्यूज़ आई, रैशनल थिंकिंग आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी केम इनटू बीइंग। तो कहते हैं वो वन वे थी, बस मॉडर्नाइजेशन आई और सब पूरी सोसाइटी मॉडर्न हो गई कुछ सालों में। कह रहे कि इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में इट वॉज अ डायलेक्टिकल प्रोसेस। डायलेक्टिकल मतलब कि मॉडर्नाइजेशन एकदम से नहीं हुई, उसको रोकने के लिए ट्रेडिशन वॉज देयर। ट्रेडिशन एक ऑब्स्टेकल था। देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। योगेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि देयर इज अ डायलेक्टिकल रिलेशन between modernity and tradition in India। अब इसके बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको देखने में मिलेंगे। पहली बात वो बोलते हैं कि मॉडर्न आइडियाज़ जो थे ना, वो खुद ही ट्रेडिशनलाइज हो गए इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी के ट्रेडिशंस की रूट्स इतनी गहरी हैं कि एक ब्रिटिश रूल जो 200 साल का चला, वो भी हमें एक गो में मॉडर्नाइज नहीं कर पाया। उसके अगेंस्ट भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ खड़ी हुई थी। तो मॉडर्न वैल्यूज़, मॉडर्न आइडियाज़ गॉट ट्रेडिशनलाइज्ड। कैसे? ठीक है, पार्डन माय स्पेलिंग्स। ट्रेडिशनलाइज हुई कैसे? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया, वेरी रेवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इंडिया के ट्रेडिशन को हिला के रख दिया। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम के अबॉलिशन, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट एक्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉज हैं।
विमेन राइट्स की बात करी गई है। तो इंटरकास्ट मैरिजेस का ट्रेंड इंडिया में शुरू होता है, बट आज की तारीख में भी अगर आप कोई भी सर्वे, कोई भी डेटा उठा लें इंटरकास्ट मैरिजेस पे, तो इंडिया में intercaste marriages are only 5% of the total marriages taking place in India on an annual basis. Only 5%. बाकी सब अपनी कास्ट के हिसाब से शादी कर रहे हैं। और जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती भी हैं, इट्स अ मॉडर्न वैल्यू कि चलो इंटरकास्ट मैरिजेस शुरू तो हुई 5% ही सही, उसमें भी आपने देखा होगा कि देयर आर कंडीशंस इन्वॉल्व बाय पेरेंट्स कि भाई चलो इंटरकास्ट तो है बट एससी नहीं होनी चाहिए, दलित नहीं होनी चाहिए, या चलो ब्राह्मण होनी, अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में चलो हम पांडे हैं तो शर्मा चल जाएगा, ठीक है, ऐसे हम चतुर्वेदी हैं तो द्विवेदी में कर लेंगे, दीक्षित में कर लेंगे। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ है, जो मॉडर्न आइडियाज़ जो थे कि कास्ट इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, कास्ट आपके खून, आपके डीएनए में नहीं होता, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। तो ये जो वैल्यू थी, जो मॉडर्न आइडिया था कि कास्ट सिस्टम में बिलीव ना करें, सिर्फ दिमाग का खेल है ये कुछ हद तक टूटा, बट इतना नहीं टूटा। मॉडर्न आइडियाज़ को ट्रेडिशनलाइज्ड कि थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे बट एससी नहीं होनी चाहिए, एसटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ हाउ मॉडर्न आइडियाज़ को ट्रेडिशनलाइज्ड। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव कि आज की तारीख में एवरी गाय, प्रिडोमिनेंटली एवरी गाय वांट्स एन एजुकेटेड पार्टनर, ठीक है, एजुकेटेड हो, जॉब करती हो, अपना कमाती हो। हमारी जनरेशन में फिर भी ये सब अच्छी लिबरल वैल्यूज़ हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, बट पिछले जनरेशन में देखें तो हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उसमें जब एक वुमन कमाने लगी, अब कमाना, पढ़े लिखे, इतने साल पढ़ाई करी, बीए करी, एमए करी, नौकरी लगी, टीचर बने या डॉक्टर बने, उसके बाद शादी हुई, तो पापा की फैमिली या आपके मेल की फैमिली जो है, दे गॉट हैप्पी कि भी हाँ हमें एक कमाने वाली बहू मिली है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपन्स कि भाई पैसा हमारी जेब में आ जाए, जो भी बहू ने कमाया है, बाकी वो काम करती रहे, रिस्ट्रिक्शंस उन पे उतनी ही रही। विद मॉडर्न आइडियाज़ आपने सिर्फ पैसा देखा कि एजुकेटेड हो, कमाती हो, बट उसके साथ जो जुड़ी हुई फ्रीडम्स हैं वो आपने उसको नहीं दी। आपने सिर्फ ये देखा कि पैसा कमाए, मंथली सैलरी हमारे पास आ जाए। आई हैड अ स्टूडेंट जो मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, बट उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरी सैलरी आती है मैं अपनी सारी की सारी सैलरी अपने ससुर को दे देती हूँ, तो आई डोंट हैव एनी सैलरी अभी, मैं अपने पति से पूछ के बताऊँगी, मैं अपने ससुर जी से पूछ के बताऊँगी, तभी वो परमिशन देंगे तो ही मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ यूपीएससी की तैयारी के लिए। सो मॉडर्न आइडियाज़ गॉट ट्रेडिशनलाइज्ड, वेरी गुड एग्जाम्पल। फिर वो बोलते हैं कि मॉडर्न आइडियाज ट्रेडिशनल हुए, जो ट्रेडिशन था वो भी तो मॉडर्नाइज हुआ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन भी हुआ। इसके आपको एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट रेवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फॉर अ सोसाइटी लाइक इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी। तो यहाँ पे हम कास्ट सिस्टम पे हमने वार किया, यहाँ पे हमने पेट्रियार्की पे वार किया। पहले, आज से कुछ साल पहले इंडिया के आज़ाद होने से 20, 30, 40 साल तक ब्यूरोक्रेसी में आईएएस का एग्ज़ाम औरतों की एंट्री नहीं थी ब्यूरोक्रेसी में। क्यों? मैरिड औरतों की एंट्री नहीं थी कि अगर आपको ब्यूरोक्रेसी में घुसना है, अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है, देन यू हैव टू रिमेन सिंगल अनमैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्यों? बिकॉज उनकी ये धारणा थी कि अगर एक मैरिड औरत ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस बनेगी तो वो अपनी मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी जॉब नहीं निभा पाएगी अच्छे से। काफ़ी टाइम बाद जाके ये रूल, ये चीज़ें चेंज हुई, बट ये था आज़ाद भारत में भी ये एक एक्ट, ये एक लॉ था, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन हुई है हमारे ट्रेडिशंस की, कास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, रिजर्वेशन के थ्रू द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैज़ गॉटन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट,
in elite educational institutes. तो दिस इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन. इंटरकास्ट मैरिजेस का ट्रेंड शुरू हुआ है. आवर जनरेशन टू वेरी हाई एक्सटेंट डज नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. अच्छी बात है. वी डू नॉट बिलीव इन कि ये रिलीजन अच्छा है, वो रिलीजन अच्छा नहीं है. ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिजेस हो रही हैं. दीज आर द मॉडर्न वैल्यूज विच आर ब्रेकिंग द echelons ऑफ आवर ट्रेडिशन. ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया है. अब योगेंद्र सिंह की हमने बात कर ली है. थर्ड हमारे आते हैं, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पे हम बात करते हैं कि योगेंद्र सिंह के अलावा भी एक दो थिंकर्स और थे जिन्होंने इस चीज़ पे, इंडियन ट्रेडिशन के मॉडर्नाइजेशन पे बात करी है. उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है डूमो, लुई डूमो. लुई डूमो को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कास्ट वाली यूनिट में. लुई डूमो एक फ्रेंच स्कॉलर थे, एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. एंड इमेजिन कीजिए, ये 1911 में पैदा हुए थे और 1998 में इनकी डेथ हुई है. तो ही हैज़ सीन द 1900s, द 20th सेंचुरी. और ये थे फ्रेंच. तो फ्रेंच, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जो उस टाइम पे 1789 आई थिंक 1789 में जिन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात कर दी थी, जिन्होंने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट दिया पूरे वर्ल्ड को, जहाँ पे कास्ट सिस्टम होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, इक्वालिटी की बात कर दी, जहाँ पे अभी रिसेंटली एक ओपनली गे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है. इतनी लिबरल वैल्यूज़ वाला कंट्री कि एक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक स्कॉलर जब इंडियन सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन स्टडी करते हैं, देन ही गेट्स शॉक्ड. his mind gets blown by seeing the hierarchical system of caste. कि भाई इतनी rigid caste है. He was obsessed with कि ऐसा दुनिया में कहीं, this is such a unique system of India. caste system है, क्या कॉन्सेप्ट बनाया है इन्होंने. तो he said कि इंडिया की कितनी भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर दो, कितनी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी ले आओ, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कितने भी आप मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ले आओ, पार्लियामेंट है, चुनी हुई सरकार है, प्राइम मिनिस्टर चुना हुआ है, इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, कितनी भी आप पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन ले आओ, कास्ट को आप नहीं हिला सकते. कास्ट की रूट्स हज़ारों साल पुरानी है. कास्ट यू कैन नॉट मूव. थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, इंटरकास्ट मैरिजेस होगी, रिजर्वेशन दे दी, थोड़े बहुत सरकारी नौकरियां मिल गई, बट कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी मूव्ड. इट इज़ सो रिजिड, इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग. दैट इज़ व्हाट डूमो बिलीव कि मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकती. बहुत कम, 100-200 साल लगेंगे इंडिया को कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने में. वो भी मैं कह रही हूँ, डूमो तो कहेंगे कि हज़ारों साल में भी नहीं जाएगी. ठीक है, तो ये थे डूमो का ख्याल. एक और थिंकर हम पढ़ लेते हैं, इंडियन थिंकर दीपांकर गुप्ता. ही इज़ अ लेटेस्ट सोशोलॉजिस्ट. ठीक है, JNU से पढ़े हैं और इनकी जो थिंकिंग है दैट इज़ इन लाइन विद व्हाट वी बिलीव इन टुडेज इंडिया. ये कहते हैं कि इनकी बुक थी मिस्टेकन मॉडर्निटी. इन्होंने कहा कि आप जो मॉडर्निटी को वेस्ट से लिंक करते हैं, देखो पहले यही था, मैंने आपको शुरू में ही एक एक्सप्लेनेशन दे दी कि मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट वेस्टर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में फ़र्क है. इन्होंने भी अपनी बुक में यही बोला कि इंडिया में ना देयर इज सेक्शन कॉल्ड वेस्टॉक्सिकेटेड एलीट. वेस्टॉक्सिकेटेड एलीट है जो वेस्टर्न कल्चर से इतने प्रभावित हैं कि उनको लगता है वेस्ट में जो भी हो रहा है, अमेरिका, यूरोप में जो भी हो रहा है वो सही है, हमें उसको ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लेना चाहिए इंडियन कल्चर में. वेस्ट के लोग ब्रेड खाते हैं, हम भी ब्रेड खाएंगे, हम रोटी छोड़ देते हैं, हम डोसा छोड़ देते हैं खाना. तो ही सेज कि ये वेस्टॉक्सिकेटेड एलीट है, इन्होंने मॉडर्निटी को मिस्टेकन कर लिया है, गलत समझ लिया है. मॉडर्निटी इज़ इन योर सोच, इट्स इन योर वैल्यू सिस्टम. यही बात इन्होंने बोली है जो हमने शुरू में डिस्कस करी थी. एंड ही सेज कि मॉडर्निटी को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे. इंडियन ट्रेडिशन में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मॉडर्न मिलेंगी जो कि वेस्ट में नहीं है और जो हमारे यहाँ हज़ारों सालों से हैं.
आप देखेंगे कि जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम होता है जहाँ पे आपको 1 महीना लूज मोशन चलती है, 1 महीना कॉन्स्टिपेशन चलती है, एंड दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस. एलोपैथी डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन, एनी मेडिसिन फॉर दिस. वो कहते हैं कि इट्स अ सिंड्रोम, इट्स स्ट्रेस रिलेटेड, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है. तो वो आपको कॉन्स्टेंटली कुछ किसी मेडिसिन पे लगा देते हैं. देन यू हैव हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, काम करना कम शुरू कर देता है वो. उसका भी एक बोलते हैं एक गोली लो थायरोनॉम, पूरी ज़िंदगी आपको सुबह उठ के खाली पेट लेनी है. यू वुड नॉट बिलीव आयुर्वेदा has actually solved so many millions of cases of hypothyroidism, intestinal bowel syndrome. नेचुरोपैथी में फर्स्ट स्टेज कैंसर ठीक होता है विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट एनी रोल ऑफ एलोपैथी. तो ये सब चीज़ें जो हैं, दीज आर मॉडर्न वैल्यूज, राइट, जो हमारे ट्रेडिशन में पाई जाती हैं. देन डू नॉट रिलेट मॉडर्निटी विद वेस्ट. इंडियन ट्रेडिशन में भी मॉडर्निटी पाई जाती. फिर हम देखते हैं, अब एक मैं आपको शुरू में मैंने आपको बोला था कि आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोशल चेंज. ये 3 टर्म्स में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस सोशल चेंज. सोशल चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है. दिस इज सोशल चेंज. सोशल चेंज मॉडर्निटी वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है, ट्रेडिशन वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है. अफगानिस्तान में आज की तारीख में तालिबान की सरकार है. उसके पहले वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक, एक चुनी हुई सरकार थी. उसके पहले तालिबान फिर से था. तो चेंज कैसा हुआ है? पहले जब तालिबान से एक चुनी हुई सरकार बनी तो इट वॉज अ मॉडर्न प्रोग्रेशन टूवर्ड्स मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान सोसाइटी. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार है, लोगों के रिप्रेजेंटेशन है सरकार में. एक मॉडर्नाइजेशन वाली तरफ हुआ चेंज, दैट इज अ सोशल चेंज. अब जब तालिबान दोबारा आ गई है अफगानिस्तान में, इट्स टुवर्ड्स रिग्रेसिव डायरेक्शन में हो रहा है चेंज. तो चेंज जो है, सोशल चेंज कैन बी इन एनी डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव. सोसाइटी आगे बढ़ रही है, पीछे बढ़ रही है. अभी रिसेंटली यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जहाँ पे अबॉर्शन राइट्स उनके कम कर दिए गए हैं. अबॉर्शन लेना बहुत मुश्किल हो गया है. आपको यूएस से बाहर जाना पड़ जाएगा अगर आपको अबॉर्शन लेना है तो दैट वाज अ रिग्रेसिव डिसीजन. जो इतने विमेन मूवमेंट्स चले थे अबॉर्शन राइट्स के लिए 73-75 ईयर्स अगो, उसके बाद जो उनको राइट्स मिले थे वो टॉपल करके इतना रिग्रेसिव डिसीजन आया है. दैट इज अ सोशल चेंज इन अ नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो सोशल चेंज कैन बी बोथ वेज, इट्स अ चेंज. मॉडर्नाइजेशन जो है, इट इज अ सबसेट ऑफ social change. When social change is in positive direction, that is called modernization. And westernization is also social change, but it is just whatever things we are copying from western society. चाहे उनका ब्रिटेन का हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया. ब्रिटेन का पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है, लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, एक स्पीकर है, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक प्रेसिडेंट होगा. ये सब चीज़ें हमने अडॉप्ट करी, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन. बट ये मॉडर्न वैल्यूज भी हैं, तो देयर इज एन ओवरलैप. शुरू में मैंने बात करी थी कि जीन्स टॉप पहनना इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. ठीक है, कुजीन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, इज जस्ट वेस्टर्नाइजेशन. जो आपकी लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट मॉडर्नाइजेशन, इट इज़ वेस्टर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन जब हमने वेस्ट से ली तो दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फ्रेंच सोसाइटी से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चीज़ें बाहर के कॉन्सेप्ट से ये हमने लिए. दीज वर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स टेकन फ्रॉम द वेस्ट. फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमने वेस्ट से नहीं ली बट वो मॉडर्न है, जैसे कि हमारी खुद की वैल्यूज़ हैं.
इसमें आप ले लीजिए अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये हमारी खुद की सोच है। इसमें आप वेस्ट के अलावा बाकी दुनिया से जो आपने लर्निंग्स ली वो आप डाल सकते हैं। इसमें आप हमारी इंडियन हिस्ट्री से जो आपने सीखा, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, सती प्रथा की अबॉलिशन, ठीक है, पर्दा सिस्टम की अबॉलिशन, या अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक का अबॉलिशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। दैट वाज आल्सो वेरी रेवोल्यूशनरी जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब मॉडर्नाइजेशन है, बट ये हमने वेस्ट से नहीं सीखे, ये हमने खुद से अपनी रैशनल थिंकिंग, अपनी मॉडर्न वैल्यू से हम लेके आए सोसाइटी में, इंडियन ट्रेडिशन में चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके समझ में आता है कि इन तीन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। सोशल चेंज इज़ अ वेरी बिग थिंग, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। उसके दो पार्ट्स हैं विच आर ओवरलैपिंग, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है, इसके बाद हम योगेंद्र सिंह का पैराडाइम पढ़ेंगे और व्हाट डज ही से, उस पर बहुत सवाल आते हैं। वो शुरू करने से पहले लास्ट एक पॉइंट है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्नाइजेशन कैसी होती है। अगेन यूनिट का नाम है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, और उसके अंदर हम मॉडर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमें पता होना चाहिए, सवाल आता है यहाँ से। तो रिचुअल्स में हमारे मॉडर्नाइजेशन हुई, रिचुअल्स के स्प्रेड में मॉडर्नाइजेशन हुई। मॉडर्निटी को इन्होंने यूज किया रिचुअल्स के स्प्रेड में। कैसे? आजकल कोविड के टाइम पे ऑनलाइन शादियां हुई हैं, ऑनलाइन संस्कार हुए हैं, शादी.com पे आपकी शादियां हो रही हैं, रिश्ते मिल रहे हैं, वहाँ पे आपकी कास्ट लिखी जाती है, आपकी गोत्र लिखा जाता है, कुंडली आपकी मैच हो रही है ऑनलाइन, एस्ट्रोलॉजर्स आपके कुंडली देख के आपका भविष्य बता रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो कि एक मॉडर्न टूल था, उसको आप यूज़ कर रहे हो रिचुअल्स के स्प्रेड में। ऑनलाइन आप राखी भेज देते हो, कार्ड, राखी अगर आप फिजिकल नहीं भेजते हो, ऑनलाइन राखी कार्ड, हैप्पी दिवाली का कार्ड भेज दिया। ठीक है, पहले मिठाई अगर फिजिकली आपको देते तो मिठाई भेजते थे। तो रिचुअल्स ने मॉडर्न टूल्स का यूज करके अपने ट्रेडिशंस को स्ट्रॉन्ग किया, ट्रेडिशंस को और स्प्रेड किया, ट्रेडिशंस ब्रेक नहीं हुए। फिर इसमें और चीज़ें आ जाती हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत ही आपको ओवरव्यू दे रही है, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब योगेंद्र सिंह शुरू करेंगे। कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे पास आई, जो फ्यूडलिज्म था, जो सामंतवाद था इंडियन ट्रेडिशन में, पहले राजा प्रजा का कॉन्सेप्ट था, कोई इलेक्टेड राजा नहीं होता था, सारी ज़मीन, पूरे किंगडम की ज़मीन राजा की होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो भी किसान थोड़ी बहुत खेती करके उगा रहा है उसका एक पोर्शन राजा को एज भेंट, एज गिफ्ट जाता था, एज ट्रिब्यूट जाता था, और बाकी वो रखता था। तो ये सब चीज़ों को रिप्लेस करके एक इंडिपेंडेंट भारत में जब एक चुनी हुई सरकार आती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आती है, चाहे कोई गरीब है, चाहे किसी भी कास्ट का है, चाहे मेल है, फीमेल है, कोई भी है, जब वो इंडियन है, ही हैज़ अ राइट टू वोट ऑन, हर वोट की एक ही वैल्यू होगी। कोई चाहे ज़्यादा टैक्स पे करता है, कोई चाहे कम टैक्स पे करता है, कोई चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है। दीज वर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जिसने फ्यूडल वैल्यूज़ को तोड़ा। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग आपकी रैशनल हुई। बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं नहीं जाऊंगा, ये सब चीज़ें, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़े हैं। जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने की बात करी गई है कि ये जो डॉगमाज हैं, जो रिचुअल्स हैं, सुपरस्टिशन है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जो हम फालतू में करते हैं, और इसका सोसाइटी पर एक बुरा असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण को लोग बुरा मानते हैं, सूर्य ग्रहण को लोग बुरा मानते हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी रैशनल हुई है। ठीक है, और लास्ट आपकी आती है कि नाउ यू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। What is the most holiest
डॉक्यूमेंट इन इंडिया, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, रामायण महाभारत बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, मनुस्मृति नहीं है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड अबाइड बाय। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, अ मॉडर्न डॉक्यूमेंट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज अ सोर्स ऑफ सेक्रेडनेस। उसको सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, उसको एक सेक्रेड स्थान दे दिया गया, एक पवित्र स्थान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। इन सब चीज़ों की भी एक पवित्र वैल्यू है जो हमारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं, बट एज अ सिटीजन, एज अ कंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ओवर एंड अबव रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ ऐसा लिखा है जो आपके रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लैश करता है तो आप किसको मानोगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे। मनुस्मृति का डॉक्यूमेंट है, इट इज डायरेक्टली इन क्लैश विद कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स डायरेक्टली इन क्लैश विद योर मॉडर्न वैल्यूज। वहाँ पे मनुस्मृति में बताया गया है प्रॉपर कौन सी कास्ट का क्या रोल है, कैसे पनिश करना है अगर नीचे वाली जात ये गलती कर देते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिप्लेस्ड your traditional documents। ठीक है, तो विद दिस हमारा एक सेक्शन इस चैप्टर का खत्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि योगेंद्र सिंह ने इंडियन ट्रेडिशन के मॉडर्नाइजेशन को समझाने के लिए या खुद समझने के लिए क्या पैराडाइम लेके आते हैं, क्या एक स्कीमेटिक डायग्राम, एक कॉम्प्लिकेटेड सा जार्गन लेके आते हैं, एंड उससे फिर हम इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन वी विल कंक्लूड ऑल्सो कि कॉलोनियल टाइम में अगर हम उनका पैराडाइम लगाते हैं तो ब्रिटिश रूल की सोसाइटी कैसे मॉडर्नाइज हुई, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब उनका हम पैराडाइम लगाते हैं तो हमें कैसे इंडियन सोसाइटी समझ में आती है। ठीक है।